सोचिए, एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ के बारे में जिन्होंने न्यूटन से भी सदियों पहले कैलकुलस की नींव रख दी थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे ही जीनियस की, भास्कराचार्य की। लेकिन हम सीधे सीधे तारीखों और फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे। नहीं, भास्कराचार्य को समझने के लिए हमें उनके अंदाज में ही सोचना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं 12वीं सदी में और सुलझाते हैं उनकी एक काव्यात्मक पहेली। तो ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये है गणित जिसे कविता में पिरोया गया है, और ये लिया गया है उनकी महान रचना लीलावती से। तो दिमाग में कोई जवाब आया? उसे जरा सोचकर रखिए। इस पहेली को सुलझाने से पहले चलिए उस इंसान से मिलते हैं जिसने इसे बनाया था। तो आखिर कौन थे वो जिनके दिमाग में गणित और कविता एक साथ इतनी खूबसूरती से बसते थे? भास्कर द्वितीय का जन्म 12वीं सदी के भारत में हुआ था। वो विद्वानों के परिवार से आते थे। एक ऐसी विरासत थी उनके पास, लेकिन वो सिर्फ उस विरासत को आगे बढ़ाने नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे निकलने वाले थे। उन्हें अक्सर भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? भास्कर द टीचर, यानी भास्कर जो शिक्षक हैं। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी जो उन्होंने अपने शानदार काम से कमाई थी। और देखें वो कहाँ पहुंचे। उज्जैन की मशहूर खगोलीय वेधशाला के हेड बने। उज्जैन जो उस वक्त प्राचीन भारत में गणित का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। उन्होंने ब्रह्मगुप्त जैसे महान दिग्गजों की विरासत को और भी आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं उनके मैग्नम ओपस की, वो काम जिसने भास्कराचार्य को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, जिसका मतलब है ग्रंथों का ताज। और ये वाकई एक ताज ही था। ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लीलावती यानी अरिथमेटिक, दूसरा बीजगणित यानी एल्जेब्रा, तीसरा ग्रह गणित जो प्लैनेट्स के मैथ्स से जुड़ा है, और चौथा गोलाध्याय यानी स्पेयर्स का मैथ्स। इनमें से जो पहली किताब है लीलावती, उसके पीछे एक बड़ी ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी है। ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है कि उन्होंने ये किताब अपनी बेटी के लिए लिखी थी, बेटी को सांत्वना देने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की वजह से उसका विवाह टूट गया था। अच्छा, याद है वो मधुमक्खियों वाली पहेली जो हमने शुरू में देखी थी? हाँ, तो उसका जवाब है 15। झुंड में कुल 15 मधुमक्खियां थी, और लीलावती में दिए गए तरीकों से ही ये जवाब निकलता है। उन्होंने एक सिंपल से इक्वेशन से इसे हल किया होगा, और यही तो उनकी खासियत थी, मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी बेहद सरल और खूबसूरत बना देना। लेकिन भास्कराचार्य की महानता सिर्फ उनकी पहेलियों या किताबों में नहीं है। जो बात उन्हें सच में असाधारण बनाती है वो ये है कि उनके विचार अपने समय से कितना कितना आगे थे। एक उदाहरण लेते हैं। अपनी किताब बीजगणित में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज हमें ये बहुत मामूली बात लगती है ना, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी खोज थी। उनकी असली प्रतिभा तो चक्रवाल मेथड में दिखती है। ये एक ऐसा तरीका था जिससे वो पेलेज इक्वेशन जैसे मुश्किल, बहुत मुश्किल इनडिटर्मिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल कर लेते थे। और आपको पता है, इसी तरह की एक समस्या ने यूरोप के बड़े बड़े गणितज्ञों को 500 से भी ज्यादा सालों तक उलझाए रखा था। और अब शायद सबसे हैरान करने वाली बात, उनके काम में हमें डिफरेंशियल कैलकुलस के शुरुआती विचार मिलते हैं। सोचिए, उन्होंने ग्रहों की तात्कालिक गति यानी इंस्टेंटेनियस मोशन को कैलकुलेट किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि कोई फंक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और ये सब न्यूटन और लाइबनिज से सदियों पहले। तो गणित और खगोल विज्ञान के इस महान विद्वान की विरासत आज क्या है? उन्हें कैसे याद किया जाता है? उन्हें अपने समय में भी बहुत सम्मान मिला। एक मध्यकालीन मंदिर के शिलालेख में उनकी तारीफ में लिखा है कि वो मोर पर कलगी की तरह हैं। इसका मतलब है, जैसे मोर पर उसकी कलगी सबसे खूबसूरत और सबसे ऊपर होती है, वैसे ही वो सभी विद्वानों में सबसे प्रमुख थे। और उनकी ये विरासत सिर्फ पत्थर के शिलालेखों तक ही सीमित नहीं रही, ये आज आधुनिक स्पेस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच चुकी है। 1981 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने खगोल विज्ञान में उनके योगदान को सम्मान देते हुए भास्कर 2 सैटेलाइट लॉन्च किया था।
भास्कराचार्य की कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास ज्ञान के अनमोल खजानों से भरा पड़ा है जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन दुनिया के और कितने जीनियस और कितने ब्रिलियंट माइंड्स अभी भी कहीं गुमनामी के अंधेरे में छिपे हुए हैं।